डिक्टेशन गति 100 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट। उपाध्यक्ष महोदय, यह जो बिल हमारे सामने है वह जिस रूप में हमारे सामने लाया गया है उससे यह मालूम नहीं होता है कि जो बुराइयां पिछले आम चुनावों में देखी गईं उनका कोई हल निकले और सक्रिय रूप से चुनाव कराने की कोई एक योजना बन सके, ऐसा हमें मालूम नहीं होता। इसलिए कई बुराइयां जो पिछले आम चुनावों में हमारे सामने आई हैं उनको दूर करने का कोई प्रयत्न नहीं किया गया। इसमें कई बातें ऐसी हैं जिनको ठीक किया जा सकता था। जब इस तरह का बिल हमारे सामने आया है तब किसी चीज़ को बदला जाना है तो उसके बारे में अच्छी तरह से सोच समझकर सभी आवश्यक परिवर्तन कर लिए जाते, लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ जल्दबाजी में एक दो परिवर्तन करने के लिए यह बिल हमारे सामने लाया गया है। मैं कहना चाहता हूं कि भारत में जिस ढंग से आम चुनाव कराए जाते हैं उससे हम इस देश में प्रजातंत्र कायम रख सकेंगे या नहीं माना जा सकता। अगर आप ऐसा मानते हैं तो मुझे केवल यह कहना पड़ेगा कि एक बड़ी गलतफहमी में हम लोग हैं। जैसा कि कल यहाँ पर कहा गया, बड़े पैसे का चलन इन आम चुनावों में होता है, उसको रोकने की कोशिश होनी चाहिए। हमने यहाँ पर एक सुझाव दिया था कि आम चुनाव में किसी की ओर से भी 3000 से अधिक रुपए खर्च ना हो, इस तरह का नियम होना चाहिए था और वह इस बिल में लाया जा सकता था, लेकिन ऐसी कोई कोशिश नहीं हुई है। इसमें जो कुछ बताया गया है यह सिर्फ उम्मीदवार की ओर से जो खर्च होगा उसके बारे में बताया गया है। उसकी पार्टी या उसके दोस्त या ठेकेदार या फ़ायदा उठाने वाले बड़े व्यापारी उसके लिए खर्च करें तो उसके लिए कोई रोक नहीं है। इस प्रकार करोड़ों रुपए खर्च किए जा सकते हैं। इसके बारे में कोई रुकावट इसमें नहीं की गई है। मैं यह जानना चाहता हूं कि एक तरफ आप कहते हैं कि स्वतंत्र चुनाव हो और एक सही जनमत का चित्र सामने आए, परंतु जब इस तरह से खर्च होगा और उसके लिए कोई रोक नहीं होगी तो कैसे सही लोकतंत्र और जनमत इस देश में कायम हो सकेगा, यह मेरी समझ में नहीं आता। बड़े बड़े उद्योगपति टिकट पाते हैं। यदि बड़े बड़े उद्योगपति और राजा महाराजा जैसे लोग लोकसभा में आकर देश के भविष्य का फैसला करेंगे तो फिर इस देश का अनर्थ ही होने वाला है और कुछ नहीं हो सकता। एक तरफ तो सरकार समाजवादी होने की बात कहती है और दूसरी तरफ उनके जो काम है उसको देखने से यह साफ नज़र आता है कि सरकार किस दिशा में जा रही है। बड़े बड़े उद्योगपति जो पैसा खर्च कर सकते हैं उनके बल पर चुनाव लड़ा जाता है। बड़े बड़े उद्योगपति टिकट पाते हैं। यदि बड़े बड़े उद्योगपति और राजा महाराजा जैसे लोग लोकसभा में आकर देश के भविष्य का फैसला करेंगे तो फिर इस देश का अनर्थ ही होने वाला है और कुछ नहीं हो सकता। एक तरफ तो सरकार समाजवादी होने की बात कहती है और दूसरी तरफ उनके जो काम है उसको देखने से यह साफ नज़र आता है कि सरकार किस दिशा में जा रही है। बड़े बड़े उद्योगपति जो पैसा खर्च कर सकते हैं उनके बल पर चुनाव लड़ा
जाता है। सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं कृषि और सिंचाई मंत्री के अनुदानों की मांगों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मैं कृषि मंत्री को बधाई देना चाहता हूँ कि आज पहली बार खेती की ओर कुछ ध्यान दिया गया है और गांव तथा खेती को प्रधान बनाने की बात कही गई है। वैसे पहले भी गांधी जी कहा करते थे कि गांवों को प्रधान बनाने से ही देश की उन्नति होगी। गांधी से मेरा तात्पर्य महात्मा गांधी से है, श्री साठे साहब के गांधी जी से नहीं। जिस व्यक्ति ने देश को तबाह किया है, अगर उसको थोड़ी देर के लिए रोका गया तो साठे साहब को बेचैनी हो गई और उन्होंने काम रोको प्रस्ताव पेश कर दिया। जब हम लोग जेल में 20 महीने रहे, जहां हमारे कई साथी मर गए, तब साठे साहब की आत्मा कहाँ गई थी? वे उस समय भी तो इस लोकसभा के सदस्य थे। महोदय, अन्य लोगों की तरह किसानों की भी बुनियादी आवश्यकताएं होती हैं। मैं पिछली सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या उसने पिछले 30 सालों में किसानों की किसी समस्या को हल किया? क्या किसानों के लिए भोजन की ठीक व्यवस्था हुई? किसान अच्छा अन्न पैदा करता है, लेकिन कुछ अधिक पाने की इच्छा से वह उसको बाजार में बेचता है और स्वयं मोटे अन्न पर अपना गुजारा करता है। इसी तरह 30 साल के शासन में किसानों के लिए स्वास्थ्य का कोई प्रबंध नहीं हुआ। मैं नहीं समझता कि गांवों में किसानों की सुविधा के लिए कोई अस्पताल खोला गया है। गांवों में 10-20 मील दूर पर अगर कोई अस्पताल खुल गया हो तो उसकी दवाओं के बारे में जांच करने की आवश्यकता है। जब तक हम किसानों को शिक्षित नहीं करेंगे, तब तक देश की प्रगति नहीं हो सकेगी। देहातों में हर जगह शिक्षा संस्थाएं भी खोलने की आवश्यकता है। बड़े बड़े शहरों में ऋण दिए जाते हैं, घर बनाने की भी स्कीम चलाई जाती है, लेकिन देहातों में किसानों के लिए ना कोई ऋण दिया जाता है और ना कोई घर बनाने की स्कीम चलाई जाती है। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि किसानों के रहने के लिए कोई व्यवस्था अवश्य करने की कृपा करें। कपड़े की भी व्यवस्था, कपड़े की भी समस्या उनके लिए होती है। किसान सारी रुई अपने खेतों में पैदा करता है, लेकिन उसको कपड़ा सही दाम पर देने के लिए कोई ठीक व्यवस्था नहीं है। दुकानों पर जो कपड़ा उसे मिलता है वह ऊंचे दामों पर मिलता है। इसलिए कुछ ऐसी दुकानें खोली जाएं जिन पर जो लोग रुई पैदा करते हैं उनको उचित मूल्य पर कपड़ा दिया जाए। न्याय की व्यवस्था भी किसानों के लिए होनी चाहिए। पंचायतों को कुछ अधिक अधिकार दिए जाएं और उनको आदेश दिए जाएं कि लोगों को अच्छे से अच्छा न्याय दें। किसानों के लिए कोई सुरक्षा की व्यवस्था भी नहीं है। जो रक्षक हैं वे भक्षक बन जाते हैं। ऐसे कैसे देश बढ़ सकेगा? दुकानों पर जो कपड़ा उसे मिलता है वह ऊंचे दामों पर मिलता है। इसलिए कुछ ऐसी दुकानें खोली जाएं जिन पर जो लोग रुई पैदा करते हैं उनको उचित मूल्य पर कपड़ा दिया जाए। न्याय की व्यवस्था भी किसानों के लिए होनी चाहिए। पंचायतों को कुछ अधिक अधिकार दिए जाएं और उनको आदेश दिए जाएं कि लोगों को अच्छे से अच्छा न्याय दें। मान्यवर, मैं एक बात
और कहना चाहता हूँ, आप देखें कि आज स्थिति यह है कि एक आदमी खेती करता है, वह आदमी वकालत भी करता है, वह आदमी व्यवसाय भी करता है और वह संसद का सदस्य भी बन सकता है। उसके लिए कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ 20 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कि गरीबी की सीमा रेखा के नीचे रहते हैं, जिनको कोई रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं है और मजदूरी करके अपनी रोज की रोटी कमा पाते हैं। यदि हम इन दोनों स्थितियों की तुलना करें तो क्या संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित रखते हुए हम इन गरीब लोगों को असहाय छोड़ दें, जो कि इस देश के असली नागरिक हैं? अगर हम उनको नहीं छोड़ना चाहते हैं तो हमको निश्चित करना पड़ेगा कि जब तक हर परिवार में एक व्यक्ति को रोजगार नहीं मिल जाता, तब तक इस बात का प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए कि एक व्यक्ति एक ही व्यवसाय करेगा। सभी लोगों की न्यूनतम आवश्यकताएं पहले पूरी की जाएं, तभी एक व्यक्ति को एक से अधिक रोजगार करने की छूट दी जा सकती है। उनको रोटी मिल जाए, कपड़ा मिल जाए, रहने के लिए मकान और शिक्षा की सुविधा मिल जाए। यदि हम उनकी न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करा दें तो हम इस देश को सही रास्ते पर ले जा सकेंगे। तभी इस देश में समाजवादी समाज की रचना हो सकेगी, तभी हमारे संविधान की मंशा पूरी हो सकेगी। आज की जो अर्थव्यवस्था है उसमें पूंजीवाद का प्रभाव है। जिस आदमी के पास पैसा है, जिसके पास साधन है, उसको छूट है कि वह चाहे जितना पैसा कमाए, वह चाहे जितना पैसा खर्च करे। लेकिन जिनके पास श्रम है उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए सुविधाएं नहीं मिलती हैं। इसका कारण हमारी कुछ सामाजिक विषमताएं भी हैं। आप चाहें शिक्षा का क्षेत्र लें या रोजगार का क्षेत्र लें, हर कहीं एक संपन्न वर्ग बन गया है जिनके बच्चे अच्छी शिक्षा पाते हैं, अच्छा रोजगार पाते हैं, अच्छे अच्छे पदों पर वे कब्जा कर लेते हैं, लाखों रुपए दान देकर डॉक्टरी या इंजीनियरिंग पढ़ते हैं। इसलिए संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाना पड़ेगा। लेकिन मेरे कहने का यह मतलब भी नहीं है कि हम संपत्ति के अधिकार को पूरी तरह से खत्म कर देना चाहते हैं और साम्यवाद लाना चाहते हैं, जहां सारी संपत्ति केवल राष्ट्र की होती है। मेरा कहना है कि सभी तरह की संपत्ति रहे, लेकिन हमें व्यक्तिगत संपत्ति पर एक सीमा लगानी चाहिए। जिस प्रकार से आपने गांवों के किसानों पर लगाई है, एक निश्चित राशि से अधिक कोई आदमी संचय नहीं कर सकेगा, दूसरे को संपत्ति मिलेगी। महोदय, हमारे वित्त मंत्री ने इस सदन में, दूसरे सदन में माना है कि आज जो हमारे आर्थिक स्रोत हैं, जो हमारी आमदनी है, उसका 60% केवल देश के 20% लोगों पर खर्च होता है। लेकिन मेरे कहने का यह मतलब भी नहीं है कि हम संपत्ति के अधिकार को पूरी तरह से खत्म कर देना चाहते हैं और साम्यवाद लाना चाहते हैं, जहां सारी संपत्ति केवल राष्ट्र की होती है। मेरा कहना है कि सभी तरह की संपत्ति रहे, लेकिन हमें व्यक्तिगत संपत्ति पर एक सीमा लगानी चाहिए, जिस प्रकार से आपने गांवों के किसानों पर लगाई है। स्टॉप। वीडियो को लाइक करना ना भूलें
इसी तरह की और डिक्टेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें और शॉर्टहैंड की तैयारी कर रहे अपने सभी मित्रों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। स्टूडेंट्स, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर आपकी शॉर्टहैंड स्पीड नहीं बढ़ रही है तो आप हमारे एडवांस आउटलाइन के साथ डिक्टेशन को परचेज कर सकते हैं।